गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम म्यांमार में तख्ता पलट जो हुआ था 1 साल पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस तख्ता पलट से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। मतलब सैन्य प्रशासन ने शासन को पूरी तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल में कर लिया था। यह म्यांमार में आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने म्यांमार को जब आज़ाद करके चली गई थी, तो उसके बाद आज़ादी के बाद यह तीसरी बार यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है। इस तख्ता पलट के बाद म्यांमार में 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया था और वहाँ के जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता थी जिनका नाम आंग सान सू की था, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अगर दोस्तों तख्ता पलट की बात करी जाए तो इसका मतलब यह है कि हिंसक और अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्तियों को हथियाना होता है। मतलब जो जनता द्वारा चुना गया सरकार होता है उसको शक्तियों के रूप से अपने कंट्रोल में करना ही क्या होता है, तख्ता पलट कहा जाता है। अब अगर म्यांमार की बात करी जाए तो म्यांमार, जिसका ओल्ड नाम क्या है, बर्मा के नाम से जाना जाता है, यह आसियान कंट्री का एक देश है। आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 कंट्री आते हैं दोस्तों, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, ब्रुनोई, सिंगापुर, मलेशिया है, इंडोनेशिया और फिलीपींस है। ये 10 देश आसियान कंट्री में आते हैं। यह अपनी सीमा थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत के साथ साझा करता है इंटरनेशनल सीमा। म्यांमार की आबादी लगभग 54 मिलियन है, जिनमें से यहाँ के अधिकांश नागरिक बर्मी भाषा का उपयोग करते हैं, मतलब बर्मी भाषा बोलते हैं। अगर यहाँ के धर्म की बात की जाए कि यहाँ सबसे अधिक किस धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर जो प्रमुख धर्म माना जाता है उसे बौद्ध धर्म माना जाता है। इसके अलावा देश में कई जाति समूह हैं, पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रोहिंग्या मुसलमान शामिल हैं। तो अगर आपसे पूछे कि रोहिंग्या संकट किस देश से रिलेटेड है, तो वह म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार का ओल्ड नाम पूछे तो बर्मा, ये आपको याद रखना है। अगर म्यांमार की राज्य व्यवस्था की बात करी जाए तो म्यांमार 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद होता है। उसके बाद से ही यहाँ पर सैनिक शासन चला है। 2011 में यहाँ पर नई सरकार के साथ नागरिक शासन की वापसी की शुरुआत हुई। मतलब उसके बाद से 1948 के बाद से 2011 तक सैनिक शासन का इस पर प्रभाव रहता है, परंतु 2011 में क्या होता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ देखने को मिलती है। कहाँ पर? म्यांमार में। परंतु पहली बार डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव होता है 2015 में, जिसमें बहुत सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भाग लेती हैं। परंतु इस चुनाव में NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की विजय होती है, जिसकी नेता होती हैं आंग सान सू की। इस चुनाव के बाद पूरे विश्व में यह उम्मीद जगी कि अब म्यांमार भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर रहा है। परंतु 2021 में फिर से सैनिक शासन द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया और यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। अब थोड़ा दोस्तों सैन्य तख्ता पलट के बारे में, जो म्यांमार की थोड़ी हिस्ट्री है उसके बारे में जान लेते हैं। 2020 में चुनाव होते हैं डेमोक्रेटिक रूप से। इस चुनाव में आंग सान सू की विजय प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्हें अधिकांश सीटें प्राप्त होती हैं। चूँकि वर्ष 2008 में सेना द्वारा यहाँ का संविधान निर्धारित होता है। म्यांमार का जो संविधान निर्धारित किया गया है दोस्तों, वह किसी राजनीतिक पार्टी या फिर लोगों के सुझाव से, जैसे भारत में संविधान सभा बैठी थी वैसे बनी थी, उस प्रकार से नहीं होता है। इनका जो सुझाव करने का कार्य करते हैं, इनका जो संविधान बनाने का कार्य करते हैं, वह सैनिक संविधान बनाया गया है। ठीक है, जब सैनिक संविधान बनता है तो संसद में सेना के लिए 25% जो सीट हैं वह सुरक्षित कर दी जाती है कि कुछ भी हो, जो 25% सीटें होंगी संसद में वह किसकी होंगी? वह म्यांमार के सैनिकों की होंगी, सेना की होंगी। आपको बता दें कि जो इसमें का प्रमुख मंत्री पद भी है, इसमें भी सैन्य नियुक्ति के लिए आरक्षित है। जैसे PM के साथ साथ जो प्रमुख मंत्री पद होते हैं, उनके सलाहकार या कुछ भी, तो
उसमें भी जो महत्वपूर्ण पद हैं वह सैनिक के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इस पर भारत का प्रभाव और भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। भारत ने म्यांमार में हुए तख्ता पलट पर चिंता व्यक्त करी है। भाई करनी भी चाहिए, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उधर डिक्टेटरशिप चल रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि फ्लैग लेकर खड़े भी हैं लोग। तो भारत ने चिंता व्यक्त करी है, परंतु भारत ने कुछ भी खुलकर नहीं कहा है, क्योंकि भारत और म्यांमार के कई आर्थिक सहयोग हैं और भारत नहीं चाहता है कि उसके रिश्ते म्यांमार से खराब हो। क्योंकि म्यांमार में सैनिक शासन का मतलब ही है कि वह चीन समर्थित राष्ट्र है। तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी होती तो इसका फायदा किसको मिलता? भारत को मिलता। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे रिश्ते किसके साथ? म्यांमार के साथ अच्छे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी कनेक्टिविटी परियोजना का विकास कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम आसियान कंट्री के साथ आसानी से व्यापार कर सकें और इस परियोजना में म्यांमार हमारा हिस्सा है। यही कारण है कि भारत उसका खुलकर विरोध नहीं कर रहा है। पता चला कि हम लोग खुलकर विरोध कर दिए और कहा कि ये जो आप परियोजना बना रहे हैं हम इससे हटते हैं, तो भारत को ही नुकसान हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो भारत म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ने के लिए जो है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहा है, और इस प्रोजेक्ट के तहत वह भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनसे भी आसानी से जुड़ जाएगा। तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? तो आइए थोड़ा सा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी बनाती है। तो याद रखिएगा कि कोलकाता को कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता को हम म्यांमार के सिटवे पोर्ट से जोड़ेंगे, और उसके बाद सिटवे को पलेटवा से जोड़ेंगे जो कि म्यांमार में ही है। और जब पलेटवा से हम जोड़ लेंगे तो उसके बाद हम हाईवे के माध्यम से म्यांमार में एंट्री करेंगे, और वहाँ से दोस्तों हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य तक आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर दोस्तों बात करी जाए कि कोलकाता से जो सिटवे पोर्ट है उसका जो सी रूट है उसका डिस्टेंस कितना है? तो 539 किलोमीटर। लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी 100% जो होता है वह जो एक्सप्लेनेशन होता है, डिस्क्रिप्शन वाला आंसर होता है, उसमें पूछेगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत प्लस म्यांमार मतलब कोलकाता से सिटवे पोर्ट का जो सी रूट है वह 539 किलोमीटर है। सिटवे पोर्ट से पलेटवा तक जो जुड़ा गया है वह कालादान रिवर पर जुड़ा गया है, तो वह कालादान रिवर की इतनी दूरी 158 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हाईवे है, हाईवे के थ्रू हम म्यांमार में एंट्री करेंगे तो उसकी दूरी कितनी है? 129 किलोमीटर है, और उसके बाद हम उत्तर पूर्वी भारत राज्य से जुड़ जाएंगे। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो।